हेलो स्टूडेंट्स, आज की बिजनेस स्टडी की क्लास में हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। आज का जो लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म क्या होता है। जनरली फॉर्म होते हैं टाइप, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, या वो इंटरप्राइजेस जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस करना चाहते हो। मीन्स ये इंटरप्राइज भी वर्ड यूज कर सकती हो, ऑर्गेनाइजेशन भी वर्ड यूज कर सकती हो। कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपना फॉर्म डिसाइड करता है कि वो किस तरह के फॉर्म में अपना बिजनेस रन करेगा, और ये जो डिसीजन होता है वो पर्टिकुलर फॉर्म के एडवांटेज डिसएडवांटेज के हिसाब से पता लगता है कि हम किस फॉर्म में हम काम करेंगे। तो हम इसमें डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स पढ़ेंगे और उनके डिटेल्स उसका एनालिसिस करेंगे कि उसके क्या एडवांटेज है, क्या उसके डिसएडवांटेज है, और फिर उसके बेस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें किस फॉर्म में अपना बिजनेस करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टू टाइप का होता है। एक तो प्राइवेट सेक्टर और एक होता है पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जो मैनेजमेंट और कंट्रोल होता है वो प्राइवेट पर्सन के हाथ में होता है, और पब्लिक सेक्टर में जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। मीन्स पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। ये नाम से पता लग रहा है, पब्लिक वेलफेयर के लिए। हमारे जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम प्राइवेट सेक्टर के फॉर्म्स को कवर करेंगे, और पब्लिक सेक्टर के जो फॉर्म्स है वो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, उसमें कवर किया जाएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का मीनिंग क्या होता है। ये आपकी स्क्रीन में है, प्राइवेट सेक्टर और अंडरटेकिंग। उसके हम डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, तो देखिए इसमें क्या है, ऑन कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट बिजनेसमैन। तो इस सेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, कौन मैनेज करता है, कौन उसका मालिक होता है, प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस की बात करते हैं, टाटा ग्रुप है। ये जो हमारे जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो किस सेक्टर में कवर हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में कवर हो रही है। मीन्स इसका जो कंट्रोल है टोटली प्राइवेट बिजनेसमैन के हाथ में होता है, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, पब्लिक वेलफेयर नहीं होता। तो आप यहाँ भी लिख लीजिएगा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, तो आप इसका मीनिंग याद कर लीजिए, एग्जाम्पल याद कर लीजिए एक दो, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। अब प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग हमारे 5 दे रखे हैं हमारे सिलेबस में, तो हम इसको पढ़ेंगे 5 को। मैं यहाँ पे आपको डिटेल बता रहा हूँ कि कौन कौन से 5। पहला है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड हमारा जॉइंट इन द फैमिली, थर्ड हमारा पार्टनरशिप, फोर्थ है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और फिफ्थ है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसको हम कंपनी भी लिख सकते हो आप, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इसके 5 फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे चैप्टर सेकंड में कवर है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इनको लिख लीजिएगा कि प्राइवेट सेक्टर के हमारे 5 फॉर्म्स हैं, कौन कौन से हैं, ये हमारे सेकंड चैप्टर में कवर किया जाएगा। अब नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग।
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक का मतलब भी क्या होता है, गवर्नमेंट के थ्रू जो रन किया जाता है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इसमें दे रखा है सर्विस टू सोसाइटी, मीन्स पब्लिक वेलफेयर के लिए। इसको क्यों बनाया जाता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए। ओन एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, सेंट्रल हो सकती है, स्टेट हो सकती है, या कोई दोनों गवर्नमेंट मिलकर काम कर सकती है। तो अल्टीमेटली ओन एंड मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, आइदर सेंटर और स्टेट या बोथ, कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है। और इसका जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा आपको रेलवे का। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेलवे का। आप रेलवे देखोगे तो रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन की जाती है सारी, LIC, FCI, या बहुत सारे स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 3 है, तो 3rd चैप्टर में इसका हम डिटेल डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में। लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मेनली 2 फॉर्म्स होते हैं, दैट इज प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। प्राइवेट सेक्टर में हमने पढ़ा था 3 है, पब्लिक सेक्टर में हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आज का टॉपिक करते हैं आज का हम पहला हम फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं। कौन सा लें, हमने पढ़ा था प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहले जो नाम आता है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। ध्यान से देखिए, इसके नाम में ही सब कुछ पता लग रहा है। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल मीन्स क्या होता है, सिंगल, प्रोप्राइटर मीन्स क्या होता है, ओनर, मीन्स इसमें कौन होता है, सिंगल ओनर होता है। मीन्स जब कोई एक बंदा अपना बिजनेस रन करता है तो उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक है ना, मीन्स सिंगल ओनर। इसमें जनरली हमारी किस तरह के बिजनेस कवर होते हैं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, तो आप लिख लीजिए। जनरली पर्सनलाइज सर्विस, इसमें पर्सनलाइज सर्विस के जो बिजनेस है वो कवर होते हैं। वो कैसे होते हैं पर्सनलाइज सर्विस के, तो आप देखिएगा, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं ब्यूटी पार्लर। ठीक है, तो ये सारे पर्सनल सर्विस में आते हैं हमारे। हेयर ड्रेसर की बात करते हैं, हेयर सैलून, तो ये सारी क्या पर्सनल सर्विस है। तो इसमें जनरली कौन होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप ही होते हैं। तो पहले आप इसका बेसिक अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, या फिर कोई स्मॉल स्केल पे कोई रिटेल शॉप ओपन कर रखी है गली के मोहल्ले में। ठीक है ना, स्मॉल स्केल रिटेल शॉप, आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में जो शॉप होती है वो सारी कौन सी होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है। मीन्स वहाँ पे एक सिंगल ओनरशिप होती है, सिंगल बंदा उसका ओनर होता है, वही कंट्रोल करता है, वही मैनेज करता है, सब कुछ वही करता है। ठीक है, तो अब हम इसकी कुछ फीचर्स पढ़ेंगे जो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा। तो फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, तो आपका मीनिंग अच्छे से हो गया। अब लिखिएगा फीचर्स ऑफ मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक है, तो हम इसकी 6 फीचर करेंगे। हमारे NCERT के अकॉर्डिंग 6 फीचर दे रखा है, तो 6 फीचर्स को मैं आपको अच्छे से कवर कराऊंगा, आप ध्यान से पढ़िएगा। पहला है इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, तो लिखिए
ईजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ईजी फॉर्मेशन क्या होता है और क्लोजर क्या होता है, तो पहले समझिए। देखो, फॉर्मेशन मीन्स होता है किसी चीज को बनाना। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और क्लोजर का पता आपको है ही। क्लोजर मीन्स होता है उसको क्लोज करना। तो सोल प्रॉपर्टीशिप का जो फॉर्मेशन करना है वो बहुत इजी है और क्लोज करना वो बहुत इजी है। क्यों होता है ये इजी? क्योंकि यहाँ पे कोई रूल अप्लाई नहीं होते, ठीक है ना। तो आप इसे लिखिए, देयर आर नो एनी सेपरेट लॉ। यहाँ पे कोई सेपरेट कानून नहीं है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। हो सकता है कुछ बिजनेस ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़ती है, बट कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का फॉर्मेशन और क्लोजर इजी, ठीक है ना। मीन्स जब हम चाहें, जब हम इसमें एंटर हो सकते हैं, जब चाहे हम इसमें एग्जिट हो सकते हैं। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो कि देयर आर इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बिकॉज देयर आर नो एनी सेपरेट लॉ, ठीक है ना। और आप लिख सकते हो कि इफ एनी लीगल फॉर्मेलिटी आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए बिजनेस, ठीक है, इन सम केसेस बट एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन इट इज इजी, ठीक है। दूसरे जो हमारे फॉर्म्स है उसके कंपेयर में फिर भी वो इजी रहेगा अगर बाई चांस कोई में लीगल फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत है तो। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, मेडिकल, आपको मेडिकल शॉप खोलनी है तो मेडिकल शॉप के लिए आपको लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो वो अलग बात है, वो हमारे बिजनेस का लॉ नहीं है, वो आप जो ड्रग का रिलेटेड जो भी हमारे कानून है उसके अकॉर्डिंग वो आता है। तो कुछ फॉर्मेलिटी तो हमें करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कंपेयर में अदर ऑर्गेनाइजेशन के इजी है ये, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा फीचर्स है इजी फॉर्मेशन एंड इजी क्लोजर। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कोई लॉ फॉलो नहीं करना पड़ता, ठीक है। सेकंड हम फीचर्स की बात करें तो हम लिख रहे हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अब क्या होता है अनलिमिटेड लायबिलिटीज? सुनिए ध्यान से। देखिए, लायबिलिटी जो वर्ड है वो आपने सुना हुआ है। लायबिलिटी मीन्स होता है किसी को पैसा हमें देना है, ठीक है। अनलिमिटेड का मतलब नो लिमिट, नो लिमिट मीन्स हमारे जो पैसा देना है, जो डेट का, जो दूसरी पार्टी को, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब कैसे, हम आपको एग्जांपल समझाता हूँ, आप इस एग्जांपल के थ्रू इसको देखिएगा। जैसे ABC एक ड्राई क्लीनर है। आपको पता है कि ड्राई क्लीनर होता है वो एक सिंगल ओनरशिप फर्म होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है, ठीक है। ये ABC ड्राई क्लीनर है। इसको 6 लाख रुपीज देना था, मीन्स डेट था, ठीक है। डेट मीन्स लायबिलिटी। किसका था ये? ABC ड्राई क्लीनर का था। और इसका मालिक है वो क्या है? X है। X इसका कौन है? ओनर है। ध्यान से देखिएगा। अब हमारी फर्म लॉस में जा रही है, हम फर्म अपना बंद कर रहे हैं। मेरी सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि हम अपने बिजनेस बंद करना पड़ रहा है हमारे को। तो हम अपनी बिजनेस की जो भी एसेट्स है उसको बेचा तो हमें उसे रुपए मिले 4 लाख, ठीक है। इस डेट का मैं नाम लिख देता हूं P&D कंपनी, ठीक है। कोई भी नाम लिख लो, P&D कंपनी। तो 4 लाख रुपए हमने हमारी एसेट्स बेच दी, क्योंकि हमारी फर्म बंद हो रही है, लोगों के पैसे देने हैं। कितने देने हैं? 6 लाख रुपए देने हैं। तो इसलिए हमने हमारी फर्म की एसेट्स बेच दी। कितने की? 4 लाख की बिकी वो, और वो पैसा हमने दे दिया P&D कंपनी को, ठीक है। अब आप केस देखिए, P&D कंपनी कितना पैसा मांग रही थी? 6 लाख। हमने कितने दे दिए उसको? 4 लाख। अब बताओ 2 लाख रुपए हैं, वो देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? क्या वो ABC लिमिटेड से चार्ज करेगी?
वो एक्स को देने पड़ेंगे 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए किसको देने पड़ेंगे? एक्स को देने पड़ेंगे। ठीक है। अब आप कहोगे ये तो हमें ही पता है कि एक्स को देने पड़ेंगे, 4 है तो 2 रह गए तो एक्स को देने पड़ेंगे। सुनिएगा, एक रूल ये होता है कि जब पी एंड कंपनी ने जो भी गुड्स बेचा था वो एक्स को ना बेच के एबीसी ड्राई क्लीनर को बेचा था। उसने जो भी बिलिंग वगैरह की थी वो एबीसी के नाम से की थी, न कि एक्स के नाम से की थी। ठीक है। तो जो पैसे देने की जो लाइबिलिटी थी वो किसकी थी? एबीसी ड्राई क्लीनर की थी। ये सही है कि वो कोई ह्यूमन बींग नहीं है एबीसी, लेकिन एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी उसकी जरूर है। हमने अकाउंट में पढ़ा था वो एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के रूप में काम कर रहा है एबीसी ड्राई क्लीनर। तो उसको 6 लाख की उसकी लाइबिलिटी थी, लेकिन उसकी एसिड्स ही टोटल 4 लाख की रियलाइज हुई है, मतलब इतने की बिक गई है। तो 2 लाख रुपए अब मिस्टर एक्स अपनी पर्सनल एसिड्स से उसको पे करना पड़ेगा। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यही होता है कि इफ देयर आर एनी डिफिशिएंसी, इफ देयर आर एनी डिफिशिएंसी टू पे द डेट। यहाँ पे डेट कितना था? 6 लाख का। डेफिशिएंसी कितनी आई? 2 लाख की। तो कौन लायबल होगा? देन ओनर इज पर्सनल लायबल फॉर दिस पेमेंट या डेट। मीन्स ओनर को कितना रुपए देना पड़ेगा? 2 लाख रुपए ओनर को देने पड़ेंगे। अभी आप आगे जाके केस देखोगे जब लिमिटेड लाइबिलिटी का, तो वहां पे जितना फर्म को दिया है उतना ही फर्म दे सकती है। ओनर उस केस में कोई लाइबिलिटी नहीं होती ओनर की, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना पढ़िए कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसकी पर्सनल एसेट्स भी लाइबल होती है। अगर उसकी फर्म किसी भी रीजन की से वो पेमेंट नहीं कर पाती है डेट का, तो ओनर की पर्सनल एसेट्स भी उसके लिए लाइबल होती है। मीन्स पर्सनल एसेट्स बेच के उसको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आप एग्जांपल माइंड में फिट कर लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर थर्ड। अब अभी हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है। तो सिंपल सी बात है, जो रिस्क होगा वो कौन का बियर करेगा? वो सिंगल ही बंदा बियर करेगा, और जो प्रॉफिट होगा वो भी अकेला लेके जाएगा। तो इसलिए हमने एक फीचर का नाम लिखा है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। सोल रिस्क बियरर मीन्स सिंगल बंदा होता है जो रिस्क को बियर करता है, एंड सिंगल बंदा होता है जो प्रॉफिट को रेसिपिएंट करता है। मीन्स दोनों ही केस में सिंगल ही बंदा होता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसी का है, लॉस हो रहा है तो भी उसी का है। ठीक है। तो इसमें आप लिख दीजिए थोड़ा सा कि द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस, द रिस्क ऑफ failure of business is borne all alone by, कौन करेगा? alone by the sole proprietor। जितने भी सारे रिस्क है वो कौन करेगा? अकेला करेगा, सोल प्रोप्राइटर। ठीक है। तो इन चीजों पे आप अच्छे से फोकस कर लीजिए। ठीक है ना। और इसका वॉइस वर्ड से लिख दीजिए कि इफ बिजनेस इज सक्सेसफुल, इफ बिजनेस इज सक्सेसफुल देन प्रोप्राइटर enjoy all the benefits।
मीन्स जब फेलियर होगा तो जितना रिस्क है वो कौन बोर्न करेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप अकेला बोर्न करेगा। और अगर बिजनेस हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा तो सोल प्रोप्राइटर वो अकेला जो प्रॉफिट है, जो बेनिफिट है, उसको एंजॉय करेगा। ठीक है, तो इसको अपोजिट लाइन भी लिख लीजिएगा, फेलियर वाली है ये, तो सक्सेसफुल वाली भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अपने नोट्स बनाइए, कभी किसी के नोट्स की कॉपी मत करिएगा। फीचर्स फॉर कंट्रोल। अब इसमें कंट्रोल किसके हाथ में होता है? अभी फुल कंट्रोल होता है, पार्शियल कंट्रोल होता है। कि देखिए इसमें अब आपको पता है कि सिंगल ओनर होता है, सही, उसने कोई आगे काम करने के लिए अपने वर्कर रखे हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो कंट्रोल होता है वो तो सिंगल ओनर के पास ही होता है ना। मान लो आपके मोहल्ले में दुकान है, कोई बड़ी दुकान है, उसने 2 लड़के रखे हुए हैं, तो वो लड़के हैं वो तो एज ए वर्कर की तरह काम कर रहे हैं, वो कोई मैनेजमेंट का पार्ट थोड़ी है। तो कंट्रोल होता है वो एक सिंगल ओनर के पास ही होता है। तो आप इसमें देखिएगा, राइट टू रन द बिजनेस, मतलब बिजनेस रन करने का राइट टू रन द बिजनेस, एंड मेक ऑल डिसीजन। ये कौन लेगा अभी? विद द सोल प्रोप्राइटर। ये दोनों चीज किसके पास होती है? सोल प्रोप्राइटर के पास होती है। ठीक है, मीन्स बिजनेस को कैसे चलाना, उसका चलाने का उसके पास राइट, और उसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लेने का जो राइट है वो सारा किसके पास होता है? सोल प्रोप्राइटर के पास होता है। मतलब कंप्लीट कंट्रोल। ठीक है ना, कंप्लीट कंट्रोल रहता है वहाँ पे। नेक्स्ट फीचर 5, फीचर नंबर 5 देखिएगा, नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी। एंटिटी मीन्स क्या होता है? एंटिटी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं हम। अब किससे सेपरेट नहीं होता, क्या बोल रहा है ये? तो हम एक एग्जांपल समझते हैं ध्यान से। अभी हमने एक एग्जांपल किया था अनलिमिटेड लायबिलिटी का, मीन्स उसमें जो फर्म का जो डेट था वो 6 लाख था, जिसमें 4 लाख फर्म ने पे कर दिए थे, तो 2 लाख उसने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से उसको पे किए थे। मीन्स यहाँ पे ओनर था वो क्या था? रिस्पॉन्सिबल था। किसकी? पूरे बिजनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? ओनर था। वो ये कह के अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता कि आपने फर्म को उधार दिया था, मेरे को तो उधार नहीं दिया, इसलिए मैं इसको नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप एक लाइन लिखिएगा यहाँ से, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। द ओनर इज held responsible for all the activities of business. All the activities of business means बिजनेस की जितने भी एक्टिविटी होती है उसके लिए ओनर रिस्पॉन्सिबल होता है। ओनर ये नहीं कह सकता कि ये बिजनेस ने किया है, वो ये माना जाएगा कि ओनर ने ही किया है। ठीक है, मीन्स ओनर एंड बिजनेस आर सेम पर्सन। ठीक है, हमने अकाउंट में पढ़ा था सेपरेट एंटिटी, अगर आपको याद है तो, जिसमें हम उसको कैपिटल जो इन्वेस्ट करता है ओनर, उसको हम लायबिलिटी में दिखाते हैं, लेकिन एज पर बिजनेस रूल हम उसको अलग नहीं मानेंगे इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा।
फीचर्स नंबर 6, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। मीन्स क्या कर रहा है ये, बिजनेस कंटिन्यूटी की वहाँ पे कमी रहेगी। लैक मीन्स क्या होता है, कमी होता है, ठीक है ना। मीन्स बिजनेस कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। अब क्यों नहीं रह पाएगा, आपको भी पता है कि एक सिंगल ओनर है, अगर बाई चांस सिंगल ओनर को कुछ हो गया या कहीं जाना हो गया उसको, तो उसको पीछे से अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, तो ठीक है, या वो एक्सपायर हो गया तो उसके पीछे से उसकी जो शॉप है वो बंद हो जाएगी। तो बिजनेस कंटिन्यूटी में यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल ओनर होता है। अगर दो होते हैं तो पीछे से एक बंदा उसको हैंडल कर लेता, लेकिन यहाँ पे एक ही ओनर होता है, इसलिए वहाँ पे लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी रहती है। तो अब इसको देखिएगा क्या है, तो आप इसको लिख लीजिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस is owned and controlled by single owner, या 1 पर्सन लिख सकते हो। मीन्स इसको कौन कंट्रोल करता है, एक ही बंदा इसको कंट्रोल करता है। Therefore डेथ, कोई डेथ हो गई, इनसैनिटी होगी, कोई इम्प्रिजनमेंट हो गया, कोई केस वगैरह चल रहा है कोई फर्म के ऊपर, तो उसकी वजह से कोई इम्प्रिजमेंट हो गया, इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, विल हैव ए डायरेक्ट एंड will have a direct effect, लिख दो, will have a direct effect किसके ऊपर पड़ेगा, ऑन बिजनेस, और उसका बिजनेस पे क्या पड़ेगा, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। एंड मे इवन, और क्या हो सकता है, मे इवन कॉज क्लोजर ऑफ द बिजनेस, और यहाँ तक कि हमारा बिजनेस बंद हो सकता है, ठीक है। तो देखिएगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन एंड कंट्रोल बाय सिंगल ओनर, इसको कौन कंट्रोल करता है, सिंगल ओनर करता है, 1 पर्सन करता है। देयर फॉर डेथ, या कोई डेथ हो जाती है, या इनसैनिटी, या कोई इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि बिजनेस है, बाई चांस हमने कुछ मिसलीडिंग एक्टिविटीज़ की बिजनेस के रिगार्डिंग, तो इम्प्रिजमेंट हो सकता है। विल हैव ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन बिजनेस, ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। एंड मे इवन कॉज क्लोजर ऑफ बिजनेस, और हमारे बिजनेस के बंद होने का कारण भी बन सकती है, क्योंकि वहाँ पे सिंगल पर्सन है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी 6 फीचर पढ़िए आपने, आप इन फीचर्स को अच्छे से पढ़िएगा, इन्हीं फीचर्स में आप इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ढूंढिएगा। हम जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज करेंगे, तो उस टाइम आपकी ये 6 फीचर है, इसी में हम पॉइंट उठा के जो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए पॉजिटिव है उसको हम एडवांटेज मान लेंगे, और जो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए नेगेटिव है उसको हम डिसएडवांटेज मान लेंगे। तो इसलिए 6 फीचर्स है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है अच्छे से, ताकि हमारा जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज का जो टॉपिक है वो भी 90% इन्हीं पॉइंट से कवर हो जाए। तो ओके स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से कीजिएगा, ओके।